एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी कूपन खरीदना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं हमारा जो तीसरा अध्याय है उसके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का पार्ट 1। बड़े ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि यहां पर हम क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके जवाबों को देखेंगे और साथ साथ में अपना जो चैप्टर है राइट उसका रिवीजन भी करेंगे। तो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है राइट वो क्या है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले से ही कहा है कि अपन क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे। मतलब ये कि जो पीछे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है अपन उसको भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हमेशा सभी क्वेश्चन सीरीज के साथ में करते हैं। चलो, तो बात हो रही है इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो किसी तत्व का मौलिक गुण कहलाता है। बात समझ में आ रही है? निम्नलिखित में तत्व का मौलिक गुण कौन सा है? निम्नलिखित में से किसी भी तत्व का जो मौलिक गुण है वो कौन सा है? परमाणु भार है, अणु भार है, घनत्व है या फिर परमाणु संख्या है? तो आपको यदि याद होगा तो तत्व की पहचान, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली ये बात है राइट। आपको यदि पता होगा तो तत्व की पहचान जो है राइट वो क्या है? जब आप बात करेंगे किसकी, तत्व के पहचान की, तो भैया वो होती है आपकी परमाणु क्रमांक। बात समझ में आ रही है? जब हम बात करते हैं तत्व के पहचान की तो ये होती है आपकी परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक जो है वो होता है, ध्यान से इसको आप देखिएगा, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक जो है वो क्या होता है? तो भैया प्रोटॉनों की संख्या जो है ये क्या है? आपकी परमाणु क्रमांक है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो कौन सा मौलिक गुणधर्म होगा? ध्यान से देखिए, तो देखो, परमाणु भार नहीं हो सकता, अणु भार नहीं हो सकता, तत्व की पहचान परमाणु क्रमांक है, इसीलिए आंसर जो है वो क्या होगा? आपका परमाणु संख्या। बात समझ में आ रही है? इसको करते हैं क्रॉस चेक और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ राइट। देखो, बात समझ में आ गई, चलेंगे अगले सवाल की तरफ और देखेंगे कि भैया अगला जो सवाल है वो क्या है। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, ओके, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, ये रही आवर्त सारणी। भैया यहां पर हमने बना दिए हैं कौन से ब्लॉक? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर हीलियम होगा और यहां पर आपका एफ ब्लॉक होगा। दैट्स ऑल। अब यदि हम इस प्रकार की एक आवर्त सारणी यहां पर बनाते हैं तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुणधर्म कैसा होता है वो अपन देखने वाले हैं। तो देखो भैया, सिंपल सी कहानी, क्या यहां पर धातुएं होती हैं? बोलो यस सर। अच्छा, यहां पर भी सभी क्या होती हैं? आपकी धातुएं होती हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दें तो, है ना। इस वाले में यहां पर भी सारी की सारी क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। पर जैसे जैसे राइट आप जाते हैं किस तरफ? आप जाते हैं पी ब्लॉक की तरफ। जैसे जैसे आप किसकी तरफ जाते हैं? पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, तो अधात्विक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है आपका, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अधात्विक गुणधर्म जो होता है वो बढ़ने लगता है और धात्विक गुणधर्म कैसा होने लगता है? कम होने लगता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप ध्यान से यदि देखेंगे तो आप ये पाएंगे, देखो, आप ये पाएंगे कि पहली वाली श्रेणी तो आपकी ठीक है, उसके बाद वाली में आप यदि देखेंगे तो आपको यहाँ एल्यूमिनियम मिलेगा, सिलिकॉन मिलेगा, सिलिकॉन के बाद आपको कौन सी चीज मिलेगी? तो भैया फास्फोरस मिलेगा, सल्फर मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा और आर्गन मिलेगा। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपका देखो ये क्या है? बोलो तो सर ये तो धातु है, आपका यही आंसर होगा। सिलिकॉन क्या है? तो सर ये तो उपधातु है, आपका आंसर यही होगा। फास्फोरस की यदि हम बात करेंगे तो ये क्या है? तो सर ये अधातु होगा आपका। मतलब इस तरीके से आपने ये देख लिया कि धातु, उपधातु, अधातु। अब जैसे जैसे आप बाएं से दाएं तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे आप बाएं से दाएं तरफ जा रहे हो, वैसे वैसे धात्विक गुणधर्म आपका कम होता जा रहा है और अधात्विक गुणधर्म जो है बाबूजी वो कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। बात किसके बारे में हो रही है? धात्विक गुणधर्म के बारे में। तो भैया घटता है।
और इसको अपन ऐसे घटाएंगे बड़ा सा क्लिक लगा के। तो धीरे धीरे धात्विक गुणधर्म जो है वो कैसा होने लगता है, कम होने लगता है बाएं से दाएं जाने पर। किसके बाएं से, तो भैया आपका ये बाया हो गया, ये दाया हो गया। बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुणधर्म बढ़ता है और धात्विक गुणधर्म कैसा होगा आपका, घटता है। तो ये सभी ऑप्शंस आपके कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भैया रिवीजन भी तो साथ में करना है, बोलो यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हम धात्विक गुणधर्म की बात क्यों करें, सिर्फ हम धात्विक गुणधर्म की बात क्यों करें, हम बाकी गुणधर्मों को भी देख लेते हैं। बात समझ में आई, ये लो सभी जो है गुणधर्म हमने कैसे कर लिए हैं, यहां पर सबको एरो के रिप्रेजेंट हमने यहां पर किया है कि कौन सा गुणधर्म बढ़ेगा और कौन सा गुणधर्म जो है वो कैसा होगा, आपका कम होगा। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे या फिर ऊपर की तरफ जाओगे तो अधात्विक गुणधर्म बढ़ेगा। इसका मतलब आपका जो धात्विक गुणधर्म होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंसर ये होगा। हम इसको करते हैं क्रॉस चेक। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ और ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। हम बात कर रहे हैं संक्रमण धातुओं की, और संक्रमण धातुएं वो होती हैं जिनका, याद रहे जिनका सामान्यतः, संक्रमण धातुएं वो होती हैं जिनका सामान्यतः जो डी ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, आपका अपूर्ण होता है। इसलिए आप स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक चले जाइए, आपको जो है स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक आप चले जाइए, आपको क्या मिलेगा, जो डी आपका कक्षक है वो कैसा मिलेगा, अपूर्ण मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डी कक्षक है वो कैसा है, तो ये आपका अपूर्ण है। बोलो यस सर, कैसा है, तो भैया डी कक्षक है आपका अपूर्ण। तो कहां है वो, जिसकी हम बात कर रहे थे तो अपूर्ण नहीं और यही सही आंसर होगा। बात समझ में आई। और यही जो है वो आपका क्या होगा, तो भैया सही आंसर होगा कि जो डी कक्षक है राइट वो कैसा होता है, आपका अपूर्ण होता है। इसलिए आप याद करो, जिंक आपका जो होता है, Zn आपका जो होता है वो डी ब्लॉक में तो आता है, पर वो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि आपके संक्रमण तत्व में काउंट नहीं होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 और भैया 4s2। तो जिसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट की बात करो या फिर आप एक्साइटेड स्टेट की बात करो, किसी भी स्टेट में जिसके डी के इस तरीके से डी में 10 आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो बिल्कुल भी काउंट होने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई। किस में काउंट नहीं होगा, संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। अपन इसको देख लेते हैं कि इसका सही आंसर ये है या फिर नहीं है। तो सही आंसर है आपका 3D कक्षक। चलिए नोट कर लो, पक्का। अब बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में तत्वों के आयनन विभव परमाणु संख्या के साथ साथ बढ़ते हैं, कम होते हैं, क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर दीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो क्या कहते हो, तगड़ा ये सवाल था कि भैया जैसे जैसे एक वर्ग में हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, राइट। जैसे जैसे आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में तत्वों के आयनन विभव की हम बात करेंगे और नीचे की तरफ हम जाएंगे, तो जो विभव होगा वो कैसा होता जाएगा, तत्वों के साथ साथ कम होता जाएगा। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई प्रवर्धित आवर्त सारणी में उदग्र, अरे बाबा, मतलब ये तो हिंदी की कक्षा लग रही है मुझे, क्योंकि केमिस्ट्री में, अरे बाबा बढ़िया बढ़िया सवाल है। चलो, प्रवर्धित आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की जो कुल संख्या है वो आपको बतानी है। सीधी सी बात है, ऊर्ध्वाकार स्तंभों की यहां पर बात हो रही है, जिन्हें हम लोग समूह से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में वर्ग भी कहते हैं। और ये कितने हैं आपके, 18 हैं। इन्हें हम समूह से रिप्रेजेंट करेंगे और इन्हें हम वर्ग भी कहेंगे। और ये कितने होते हैं आपके, 18 होते हैं, जिसमें कि पहले नंबर पे आपका हाइड्रोजन वाला ग्रुप आता है, समूह आता है, और अंतिम
आपका 18वां समूह आता है, जिसे आप शून्य समूह भी कह सकते हो। बोलो बात समझ में आई क्या? तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। चलो, तो इस तरीके से बढ़िया ये सवाल था, आसान ये सवाल था। अगला सवाल क्या है, संक्रमण धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि भैया संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो बेसिकली डी ब्लॉक, संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो बेसिकली डी ब्लॉक से बिलोंग करती हैं, राइट। और ये जो डी ब्लॉक होता है आपका, देखो संक्रमण धातुएं अपन उनको कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि इनका जो डी कक्षक होता है वो पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? या तो ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट, दोनों में से किसी एक में, या तो ग्राउंड स्टेट या तो एक्साइटेड स्टेट, दोनों में से किसी एक में जो डी कक्षक है उसका अपूर्ण होना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब यह हो गया कि डी ब्लॉक जो रहेगा वो तो आपका डी कक्षक 1 से लेकर कहां तक रहेगा, राइट। डी कहां तक रहेगा? 1 से लेकर 10 तक रहेगा, राइट। और देखो 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 हम लिखते हैं एन डी 1 से लेकर यदि 10, अब इसमें एस भी आता है तो एस होगा आपका n+1, राइट, एस 1 से लेकर 2 तक। मतलब ये कि यदि आप लिखते हो 3D, यदि आप लिखते हो 3D 5, ठीक है, या 3D यदि आप लिखते हो 1 से लेकर 10 तक, तो भैया आपको 4S लिखना पड़ेगा 1 से लेकर 2 तक। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो याद रहे कि एस जो रहेगा वो एक ज्यादा रहेगा किससे? डी से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये खेल तो बिगड़ ही गया, ये खेल तो बिगड़ गया। कैसे खेल बिगड़ गया भैया? यहां पर भी एन, यहां पर भी एन, ये वाला जो खेल है इसमें पी आ रहा है, एस आ रहा है और डी आ रहा है, ये भी नहीं चलेगा। एस पी डी ये भी नहीं चलेगा। पर देखो एन एस, यार शून्य तो नहीं आएगा, 1 आएगा, 1 से लेकर 2 तक आएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला आप देखो, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैंने डी के आगे यदि एन लिखा है तो एस उससे एक ज्यादा है, इसलिए अपन ने n+1 लिखा है। यहां पर कंप्यूटर जी ने थोड़ा सा झोल कर दिया, राइट, और यहां पर लिखा है एन और इधर पे लिखा हुआ है आपका n-1। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखो। चलो, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? घ फॉर यहां पर क्या होगा? घड़ी। बात समझ में आ गई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको ये याद रखना है कि संक्रमण तत्व ऐसे तत्व होते हैं, राइट, संक्रमण तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनका डी कक्षक ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट, दोनों में से किसी एक में अपूर्ण होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जा रहा है उसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। अब आप बोलोगे सर कॉपर तो इस हिसाब से नहीं हुआ, कॉपर तो 29 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कितना होता है सर? 4s1 होता है और 3d10 होता है। तो आपके अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से तो ये संक्रमण तत्व होना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी ये संक्रमण तत्व है क्योंकि ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। पर यदि हम कॉपर की एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था की बात करेंगे, राइट, तो ये हो जाता है 4s2 एंड 3d9। तो भैया ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट, दोनों में से किसी एक में डी कक्षक आपका अपूर्ण होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, इंटरेस्टिंग ये कहानी है। चलो, तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, तगड़ी वाली प्रैक्टिस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग के अंदर फिट करेंगे, एकदम आराम से चिल होकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं इस पूरे चैप्टर का रिवीजन जो है इन सारे क्वेश्चंस की हेल्प से आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा? अब भैया आकार का लेना देना है किससे? ध्यान से देखिएगा, आकार का लेना देना है किससे? नाभिकीय आवेश से। किससे लेना देना है? तो भैया इसका लेना देना है नाभिकीय आवेश। तो आकार का लेना देना है किसके साथ में? तो नाभिकीय आवेश के साथ में आकार का लेना देना है। यदि हमें सभी आयनों के और परमाणु के यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पता चल गए, यदि प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई, राइट, तो उससे हम आकार का पता तो लगा ही सकते हैं। बोलो यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो मैं यहां पर Na, देखो बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, और O2- और F- और Na+, बोलो यस सर। ठीक है जी, चलो
थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं इस कहानी को। मैं कह रहा हूं भैया यहां पर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखेंगे, बस खत्म बात। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यदि हम बात करते हैं तो प्रोटॉन लिखना बड़ा आसान है, राइट। इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रोटॉन को लिखना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगी। चलो तो यहां पर हो गया 7, यहां पर हो गया 8, यहां पर हो गया 9 और भैया यहां पर हो गया 11। पर यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ये 10 होगा। मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, चलो छोड़ो ना। और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये भी 10 होगा, इसने 1 गेन किया है तो ये 10 होगा। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया है तो ये भी आपका 10 होगा। सीधी बात, ये सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक हैं क्योंकि इन सब के पास इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कैसी है, एक समान है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो अब बताओ, अब ये लिखने के बाद कॉमन सेंस की एंट्री होती है, बेसिक जो चीज है उसकी एंट्री होती है। भैया 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और यहां पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 11 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि कम यदि प्रोटॉन्स होंगे और यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होगा और इसके कारण उनका जो आकार है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा भयंकर है कि ये होगा सबसे बड़ा। तो ये होगा बाबूजी सबसे बड़ा और नीचे वाला होगा सबसे छोटा। That's all. बोलो यस सर। तो ये कैसा होगा आपका? सबसे छोटा होगा। ऊपर वाला कैसा होगा? तो बेटा जी ये सबसे बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसा होगा? सबसे बड़ा होगा। कौन सा वाला? ऊपर वाला। 7 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन्स कम है तो आकार बढ़ जाता है, राइट। यदि प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स कम है तो आकार तुलनात्मक तरीके से कैसा होने लगता है आपका? कम होने लगता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग ये कहानी है। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो नोट किया? पक्का? ठीक। चेक करेंगे एक बार और आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि पिटारे में से क्या निकलता है। तो बात हो रही है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। बात समझ में आ गई? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है भैया। ऐसा है, फ्लोरीन के पास ये वाला खिताब बहुत जन्म जन्मांतर से रखा हुआ है। और ऐसा क्यों है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के पास में। तो आप यदि ध्यान से इस वाले पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आप जानेंगे कि यहां कहीं पर आपका फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है। बोलो यस सर। और हम ये भी जानते हैं कि भैया इस तरफ जाने पर नेगेटिविटी और नीचे से ऊपर जाने पर नेगेटिविटी कैसी होती है? बढ़ती है। अब आप बोलोगे सर इस हिसाब से तो हीलियम होना चाहिए, पर भैया ऐसा है हीलियम जो है वो आपका नोबल कैसे है, तो उन पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स लागू नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी हम गुणधर्मों में आवर्तता देखते हैं, जब भी हम पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो हम पहले समूह से लेकर 17वें समूह तक ही काउंट करते हैं। उसके बाद हम उस वाले समूह को जैसे कि हम विद्युत ऋणात्मकता देख रहे हैं तो उसमें काउंट ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी विद्युत ऋणात्मकता होती नहीं है या फिर कम होती है या फिर ज्यादा होती है, हम उनको काउंट नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि भैया जो फ्लोरीन है आपका सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है और यहां पर जो सीजियम है आपका वो सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बोलो यस सर। कहानी इंटरेस्टिंग है, राइट। चलिए तो आंसर क्या होगा आपका? फ्लोरीन होगा, है ना? क्या कहते हो? तो आंसर आपका फ्लोरीन होगा। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से इसको देख लो। बिल्कुल सही, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर दिया हुआ है, आवर्त सारणी में इसका ब्लॉक क्या होगा? यार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाई तो इसीलिए है ना, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर यह बता सकें कि उसकी स्थिति आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में होगी। तो जो लास्ट में आ रहा है, तो जो लास्ट में आ रहा है
यानी कि 3p1 आ रहा है। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो भी आता है उसमें sp-df में से जो भी लिखा होता है वही होगा उसका ब्लॉक, वही होगा उसका ब्लॉक। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो इस तरीके से किस ब्लॉक का होगा? ये होगा आपके पी ब्लॉक का। ठीक है, बढ़िया सवाल था, आसान सवाल था, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम किसी भी तत्व की स्थिति बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी के अंदर। चलो इसको क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही जा रहे हैं और अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सोडियम क्या है? तो सोडियम एक तत्व है और कौन से ब्लॉक में पाया जाता है? तो भैया सबको पता है एस ब्लॉक में पाया जाता है, क्योंकि अपनी हेलिना कब्र से फरार हुई थी, आपको यदि याद होगा तो हेलिना कब्र से फरार, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और लास्ट में जो एंट्री थी वो थी आपकी फ्रांशियम की, और यहां कहीं पर था आपका सोडियम। तो किस ब्लॉक में आता है? तो ये एस ब्लॉक में आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कैली मेटल्स यानी कि क्षार धातुएं या क्षारीय धातुएं भी कहते हैं। ठीक है, चलो तो आंसर क्या होगा हमारा? एस ब्लॉक होगा। बढ़िया सवाल था ये। आप मुझे ये बताइएगा कि जो सोडियम होता है जब आप उसको केरोसिन से निकालकर पानी के अंदर डालते हो, सोडियम को जब आप केरोसिन से निकालकर पानी के अंदर डालते हो तो उसमें ब्लास्ट क्यों होता है और आग क्यों लग जाती है? दूसरी बात यह कि सोडियम की यदि डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है तो उसके बाद भी सोडियम पानी में डूबता क्यों नहीं है और उसमें ब्लास्ट क्यों हो जाता है, और क्यों वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो है उसको दर्शाता है। राइट, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट है। राइट, चलेंगे अगले सवाल की तरफ। चलो आवर्त 3 में तत्वों की संख्या कितनी होती है? अरे बाबा, तगड़ा सवाल। आवर्त 3 मतलब कौन सा? यही आपका सोडियम वाला। चलो तो हम कह रहे हैं सोडियम, पर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको थोड़ा और मजेदार तरीके से लिखेंगे। भैया हम कह रहे हैं सोडियम। राइट, सोडियम के बाद यहां कहीं पर होगा मैग्नीशियम, उसके बाद डी ब्लॉक तो है नहीं, तो फिर होगा यहां पर एल्यूमिनियम, उसके बाद होगा सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद होगा सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, ठीक है, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, और लास्ट में यहां पर शोभा बढ़ा रहा है आपका आर्गन। तो कुल तत्वों की संख्या आप यदि तृतीय आवर्त में देखेंगे तो भैया 8 होगी। इसके बाद वाले आवर्त में यदि आप देखोगे तो कितनी होगी? फिर 18 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? 18, 8 और 10 जोड़ देंगे तो हाँ जी 18 हो जाएगी। और यदि आप छठवें और सातवें आवर्त में देखोगे तो फिर यह संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? आपकी 32 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो तृतीय आवर्त में, तीसरे आवर्त में जो तत्वों की संख्या है वो है आपकी 8। शुरू होती है सोडियम से और खत्म कहां पर होती है? आर्गन पर। राइट, हम क्रॉस चेक करेंगे और बिल्कुल हमारा आंसर सही है। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है? हम सभी जानते हैं ये परमाणु संख्या है। कुछ बच्चे इसको लिख देते हैं परमाणु भार, पर हमेशा याद रखें परमाणु भार वाला जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था किसने? दिमित्री मेंडलीव अंकल ने, और परमाणु संख्या वाली बात की थी मुख्यतः आपके हेनरी मोसले काका ने। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी है। तो परमाणु संख्या क्या होगा? आधार होगा किस चीज का? आधुनिक आवर्त सारणी का। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो, एल्यूमिनियम एक तत्व है कौन से ब्लॉक का? तो भैया पी ब्लॉक का है। कैसे पता लगाओगे? सिंपल सी बात है, ये एल्यूमिनियम रहा, ये आपका कितना रहा? 13 रहा, 27 तो ऊपर आएगा। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 13 है। और भैया ये हो गया आपका 1s2, इसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p1, और यदि लास्ट में p आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया p ब्लॉक। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका p ब्लॉक। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। राइट, तो चलिए, तो आंसर होगा आपका p ब्लॉक। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। राइट, चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। वन इंपॉर्टेंट थिंग,
स्टूडेंट्स प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि जितनी चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में फिट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यदि हो रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा, पर यदि फिट नहीं हो रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर लिखिए कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसको दोबारा से आप समझा दीजिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भैया अपन मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट तो लाकर देंगे। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो, निम्नलिखित में से परिवर्तनशील संयोजकता कौन दिखाता है? अब परिवर्तनशील संयोजकता का मतलब क्या है वो अपन समझ लेते हैं, ठीक है? चलो इसका मतलब क्या है ये हम समझ लेते हैं। सीधी बात, जिसके आबंधों की संख्या फिक्स नहीं होती है, जिसके आबंधों की संख्या फिक्स नहीं होती है और जिसके ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। तो जिसके या जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो जाता है, फिक्स नहीं होती है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या, होता को होता जैसा लिख देते हैं यार, ठीक है? बात समझ में आ रही? बोला यस सर। तो भैया जिसकी ऑक्सीकरण संख्या फिक्स ही नहीं होती है, परिवर्तन होता है, कभी +1 कभी +2 कभी +3, मतलब कौन भरोसा नहीं है। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर, ठीक है? तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है उसमें परिवर्तन होता है, एक समान नहीं होती है, उसको अपन कहते हैं कि भैया परिवर्तनशील संयोजकता है। और जितने संक्रमण तत्व होते हैं उनका ये बड़ा इंपॉर्टेंट गुणधर्म होता है। संक्रमण तत्व ऐसे होते हैं उनके बारे में आप नहीं बता सकते कि वो कब कितने आबंध का निर्माण करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो संक्रमण तत्व होगा इन सब में स्पेशली राइट, उसमें परिवर्तनशील संयोजकता होगी। सोडियम में नहीं होगी, इसमें होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं होगी। सोडियम का फिक्स है चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए पर अपन एक ही बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रही है? सोडियम का एकदम फिक्स है बबुआ। लिथियम भी सोडियम के नक्शे कदम पर चल रहा होता है, राइट? और कैल्शियम का तो आप जानते ही हो, कैल्शियम कहता है हम एक हमारे दो। कैल्शियम कहता है हम एक हमारे दो, मतलब ये कि जो कैल्शियम है आपका, राइट, वो हमेशा दो आबंध ही बनाता है। बात समझ में आ रही है? और वो भी जनरली आयनिक बॉन्ड्स ही बनाता है। तो आंसर जो है वो हमारा क्या होगा? Fe यानी कि लोहा यानी कि लौह यानी कि आयरन, राइट? तो इस तरीके से अच्छा सवाल था और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला क्वेश्चन था, है ना? चलो बढ़ते हैं थोड़ा आगे। हम बात करते हैं कि आवर्त सारणी में जो कर्ण संबंध होता है, विकर्ण संबंध होता है, जिसको हम लोग डायगोनल रिलेशन बोलते हैं, वो किन तत्वों के बीच में होता है। तो थोड़ा सा अपन आवर्त सारणी का रुख करते हैं, राइट? देखो भैया, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ आपको एक मिलेगा और बेरिलियम का आपको मिलेगा किसके साथ में? एल्यूमिनियम के साथ में। अब सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, इसका मतलब यह होता है कि लिथियम का आकार लगभग मैग्नीशियम के बराबर होगा, बेरिलियम का आकार लगभग एल्यूमिनियम के बराबर होगा। पहली बात। दूसरी बात, लिथियम की आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो लगभग मैग्नीशियम के बराबर होगी। बेरिलियम की विद्युत ऋणात्मकता जो है वो लगभग आपके एल्यूमिनियम के बराबर होगी। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि एक समूह में ना होते हुए भी इन तत्वों के जो गुणधर्म है वो एक समान है और ये एक दूसरे के साथ विकर्ण जैसा कुछ बना रहे हैं। बोलो यस सर। ये देखो इस वाले डिब्बे को आप उठाओगे तो ये क्या बना, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ, इसी को अपन बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये विकर्ण में एक समान है। इसको हटा देता हूं यहां से। लिथियम और मैग्नीशियम बेचारे दिख ही नहीं रहे, अब दिख रहे होंगे। बात समझ में आ गई? तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। अपना आंसर बिल्कुल सही है। तो सोडियम और Me सिर्फ यहां पर होगा, लिथियम और किस में होगा? आपका Mg में होगा, और यही क्या होगा आपका आंसर।
बात समझ में आ रही है भैया? बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी हो सकता था, तो ध्यान से देखिएगा, एल्यूमिनियम और कार्बन भी दिया हुआ है। ऐसा भी फंसाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चे ने रट लिया होगा तो वो कार्बन और एल्यूमिनियम में भी बोल सकता है सर विकर्ण तो उधर भी बन रहा है ना। बात समझ में आ रही है? पर अपन उसको काउंट नहीं करेंगे। अरे हो भी नहीं सकता ना भैया एक समान, ये कहां आपकी अधातु, ये कहां आपकी धातु, वो कहां ऐसी अधातु है राइट जो पता नहीं कितने सारे अरबों खरबों नहीं मतलब लाखों में आपके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करती है। ये बेचारा नन्ना मुन्ना सा धातु जो हवाई जहाज के पंख वगैरह बनाने में उपयोग होता है मिश्र धातु के रूप में, साथ में बहुत सारे बर्तन वगैरह हम बनाते हैं किससे? एल्यूमिनियम से। तो कौन से तत्व के मुख्य रूप से क्या काम है, इसके लिए अलग से चैप्टर्स बने हुए हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राइट बोलो यस सर। चलो मोसले का नियम क्या कहता है? राइट तो हेनरी मोसले का नियम कहता है कि एक्स किरण की, एक मिनट, परमाणु आयतन, आयनन विभव नहीं, एक्स किरण की आवृत्तियां एवं आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान में संबंध पर आधारित है। किसकी? एक्स रे। देखो पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, राइट। एक्स किरण की आवृत्तियां और आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान में, ठीक है, एक्स रे की फ्रीक्वेंसीज और आवर्त सारणी में तत्वों का जो स्थान है इनमें आपस में क्या है? संबंध बना हुआ है। ये हेनरी मोसले का जो एक्सपेरिमेंट था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट, वहां से ये चीज निकल कर आई है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन क्रमांक ए बी सी, अ ब स यानी कि ग। चलो बिल्कुल सही। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? बढ़िया सवाल है भैया। आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर मेरे पास लेंथेनियम है और यहां पर मेरे पास एक्टिनियम है। आपने कहा हां सर है, आगे बढ़िए। अब भाई यहां 57 परमाणु क्रमांक है और यहां पर आपका 72 परमाणु क्रमांक है। सवाल पैदा होता है बीच के 58 से लेकर, राइट, 58 से लेकर 71 परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं और उसी तरीके से नीचे की तरफ 90 से लेकर 103 परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं वो कहां चले गए? बात समझ में आ रही है? मतलब भैया कुछ ना कुछ तो झोल है। यहां से कुछ तत्व बाहर निकल चुके हैं, यहां से इतना हिस्सा जो है वो गायब है। 57 से लेकर मतलब 58 से लेकर 71 तक का हिस्सा ही गायब है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो एफ ब्लॉक अपना होता है, राइट, ये किसमें से निकला हुआ है? ये डी ब्लॉक के अंदर से निकला हुआ है। बोलो यस सर। अब यदि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है तो ये उसके भी अंदर घुसे हुए थे। ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो ये उसके अंदर वाले ट्रांजिशन एलिमेंट। पर अपन ऐसे नहीं बोलते, अपन थोड़े पढ़े लिखे स्टाइल में बोलते हैं। हम कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है। अभी आप में होते अपन नॉर्मल केमिस्ट्री बनाते तो क्या बोलते हैं? अंदर वाले संक्रमण तत्व। पर ऐसे नहीं लिखते, इसको क्या लिखते हैं बेटा जी? अंतः संक्रमण तत्व। बात समझ में आ रही है? तो डी ब्लॉक के इस वाले को छोड़कर, ध्यान से देखिएगा, जिंक वाले समूह को छोड़कर बाकी जितने भी आते हैं डी ब्लॉक में वो सभी संक्रमण तत्व हैं। कुछ इसी तरीके से ये जो डी ब्लॉक के अंदर से दो यहां पर आवर्त बाहर निकले हुए हैं, राइट, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं, ये सभी हैं आपके अंतः संक्रमण तत्व। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। मिटा दूं? क्या कहते हो? मिटा दिया। आगे बढ़ेंगे? क्या कहते हो? तो ये होंगे आपके अंतः संक्रमण तत्व। इंटरेस्टिंग कहानी है, मजेदार कहानी है और यही हमारा आंसर होना चाहिए, राइट। चलो अब बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि सीई जिसका परमाणु क्रमांक होता है 58, ये सदस्य है कौन से ब्लॉक का? आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। चलिए, तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो आ गया होगा। सीधी सी बात है कि जो परमाणु क्रमांक यहां पर आपको Z दिख रहा होगा, राइट, जो परमाणु क्रमांक आपको Z दिख रहा होगा, इससे आपको हिंट तो मिल गई होगी कि ये आपका लेंथेनियम जो है उसका पड़ोसी है। और लेंथेनियम का पड़ोसी जिसका परमाणु क्रमांक लेंथेनियम से ज्यादा होगा वो डेफिनेटली एफ ब्लॉक में होगा। पर इस कहानी को हम थोड़ा सा क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। देखो,
ये आपका लेंथेनियम है, बोलो यस सर। लेंथेनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं, राइट, वो सारे के सारे एफ ब्लॉक में रख दिए जाते हैं। कुछ इसी तरीके से एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं, राइट, उनको भी हम लोग एफ ब्लॉक में रख देते हैं। लेंथेनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लेंथेनॉइड कहते हैं, और एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो आपको Ce यानी कि केरियम दिख रहा होगा जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 58। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। अब यदि इसका परमाणु क्रमांक 58 है और ये एग्जिस्ट करेगा किस में, हम सबके फेवरेट आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट में। बात समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको हम क्रॉस चेक करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने इसको क्रॉस चेक किया और बिल्कुल ये निकला हमारे एफ ब्लॉक का तत्व। बात समझ में आई, बोलो यस सर। चलो अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित आयनों में से सबसे छोटा कौन सा होगा। देखो ऐसे वाले ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके स्कूल की परीक्षाओं में। तो ध्यान से देखिएगा, आयन का जो आकार है, किसका आकार भाई, आयन का आकार। देखो आयन का आकार, किसी परमाणु के आयन का जो आकार है वो किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है दो चीजों पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। किस पर डिपेंड करेगा, तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन यदि कम होंगे तो उस पर प्रोटॉन के कारण लगने वाला आकर्षण बल जो है वो ज्यादा होगा और उसके कारण आकार कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सीधी कहानी ये है कि आपको जब भी कोई आयन दिया जाए, आप सबसे पहले उसके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉनों की जो संख्या है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। इससे आसानी से हम आयन का आकार बता सकते हैं। बात समझ में आ गई, तो इसको अपनी कॉपी में नोट करो, पहले कर लिया, ठीक। चलो मिटा रहा है भैया इसको। अब क्या करेंगे, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फ्लोरीन आयन और ऑक्सीजन आयन को अपन इधर पे लिख देते हैं। चलो भैया, एक तरफ है सोडियम आयन, राइट, इसके बाजू में एग्जिस्ट कर रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने वाला मैग्नीशियम आयन, इसके पड़ोस में कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है आपका फ्लोरीन, यानी कि पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा उसका आयन, और या एक ऐसा तत्व का आयन जिसके बिना हमारे जीवन की जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ने वाली है। बात समझ में आई, बोलो यस सर। हम सबके लिए बनाने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बनाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड कौन सी चीज बनाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो परमाणु क्रमांक होगा वही क्या होगा आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बस इस कहानी को यहां पर लिख देते हैं। चलो तो बाबूजी, ये हो गया आपका 11, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 8। बात समझ में आ गई। दूसरी कहानी ये कि जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो 11 में से देखो +1 लगा है, बोलो यस सर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। +2 लगा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं। -1 है, एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। सीधी सी कहानी यह है कि इन सबके पास में इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या है वो एक समान है। इसका मतलब क्या हुआ, इन सब में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है बाबूजी वो कैसी है, आपकी एक समान है। अब इसका मतलब यह हुआ कि ये सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बात समझ में आ रही है। अब बड़े ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, दोनों के बीच में आकर्षण बल होता है। जितना ज्यादा प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर होगी उतना आकर्षण बल होगा, और आपका जो आकार है उस आयन का वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो यहां पर, यहां देखो वो खेल और यहां देखो वो खेल। भाई 12 प्रोटॉन्स मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। सिर्फ 8 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किए हुए हैं। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि भैया 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल ऐसे जकड़ के रख लेंगे। बात समझ में आई। आकर्षण बल कैसा होगा, भयंकर ज्यादा होगा। तो ये हो जाएगा सबसे छोटा, तो भैया ये हो जाएगा सबसे छोटा। और उधर पे देखो 8 है,
और 10 है। अब आपके पास 8 ही प्रोटॉन है जो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किए हुए हैं, तो भैया ये हो जाएगा सबसे बड़का, यानी कि सबसे बड़ा। बात समझ में आई? बोलेंगे यस सर। और यदि कोई डाउट है सीधे जाइए कमेंट बॉक्स में और अपना डाउट वहां पर पुट कर दीजिए। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर, आंसर चेक करेंगे तो आंसर होना चाहिए मैग्नीशियम 2+ यानी कि Mg2+, राइट। चलो क्या कहते हो? जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितने सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा राइट हमारे जो मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी है वो कैसी होगी? बढ़ जाएगी। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल, ठीक है, किसी वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा कैसी होती है? भाई कम होती है। क्यों होता है ऐसा? वर्ग क्या होता है? तो ये लो, ये वर्ग होते हैं, लो ये सब क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। जैसे जैसे वर्ग बढ़ता है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे जैसे हम हेलिना को कब्र से फरार कराते हैं, जैसे जैसे हम बेरिलियम से रेडियम की तरफ आते हैं, राइट, वैसे वैसे परमाणु का जो आकार है उसमें इंक्रीमेंट आता है, इंप्रूवमेंट भी आता है, इंक्रीमेंट भी आता है। और जैसे जैसे परमाणु बड़ा होगा, जब परमाणु बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना बड़ा ही आसान होगा। इसको अपन समझ भी लेते हैं खेल दिखाकर। चलो देखो भैया, ये छोटा परमाणु, ये बेचारा छोटा परमाणु, बोले यस सर, ये बेचारा छोटा परमाणु। चलो अब एक बड़ा परमाणु लेते हैं अपन, ये नाभिक हो गया, बोले यस सर। और बाबूजी 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 बाबूजी, ये लो, मैं कह रहा हूं एक बड़ा परमाणु है। अब यदि हम नाभिक के साथ में, यदि हम नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के साथ में डिस्टेंस देखेंगे, किसका? सबसे बाहरी कक्षा का, राइट, तो बड़े परमाणु में ज्यादा होगी। मतलब नाभिक का इलेक्ट्रॉन पे जो असर है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आकार बढ़ने के साथ साथ आपका जो इलेक्ट्रॉन पे असर है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ही कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आयनन ऊर्जा जो है वो कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी, राइट। तो कैसी होगी? घटेगी। दैट्स ऑल। कैसी होगी? कैसी होगी? कैसी होगी? तो भैया घटेगी, घटेगी, घटेगी। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। और यही हमारा क्या होना चाहिए? आंसर। सिंपल सी कहानी है, इसको लेकर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, राइट। तो देखो क्या होने लगी है? घटने लगी है। चलो और बढ़ते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चंस को बड़े बढ़िया तरीके से दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलेंगे कैल्शियम के पास, एक ऐसा तत्व जिससे हमारी हड्डियों का निर्माण होता है, एक ऐसा तत्व जिससे हम खाने और दीवार पर लगाने वाले चूने का निर्माण करते हैं, एक ऐसा तत्व जो कि संगमरमर यानी कि मार्बल में एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो, कैल्शियम के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की अपने को संख्या बतानी है, राइट। संयोजकता कोश क्या होता है भाई? बाहरी कोश, बाहरी कोश, बाहरी बाहरी बाहरी। तो भैया ये बाहरी कोश होता है। संयोजकता कोश क्या होता है? तो ये बाहरी कोश होता है, दैट्स ऑल। संयोजकता कोश क्या होता है? तो ये आपका बाहरी कोश होता है। बोलो यस सर। चलो कैल्शियम के बारे में थोड़ी और बतियाते हैं भैया। 2 ये 20, ठीक है, 2 8 8 और 2। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2 है। मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, उसकी क्वांटिटी कितनी है? 2 है। अब यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, आपकी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपन बाहर कर दें और Ca के परमाणु को हम बना दें Ca2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाहर जाने से 2 इकाई धनावेश इसके ऊपर आ जाएगा, राइट। चलो, तो यदि हमने इसको बना दिया Ca2+, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की कोश की संख्या कितनी हो गई? 2। तो इसका मतलब ध्यान से देखना, इसका मतलब हुआ संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2।
ये आबंध कितने बनाएगा, तो ये 2 ही आबंध बनाएगा। तो आपकी जो संयोजकता है, राइट, जो संयोजकता है वो भी कितनी होगी, 2। आबंधों की संख्या जो है वो भी कितनी होगी, आबंधों की संख्या कितनी होगी, राइट। तो ये भी हो जाएगी आपकी 2। बोलो यस सर, बोलो यस सर, राइट। इंटरेस्टिंग ये कहानी, ध्यान से देखिएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, 2। बात समझ में आ गई। और बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप परमाणु क्रमांक जरूर याद रखें, ठीक है, उससे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। नोट कर लो इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हम बढ़ रहे हैं आगे। निम्नलिखित में से सबसे छोटा धनायन कौन सा होगा। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि हम इन सब के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल लेते हैं। सबसे छोटा धन आयन, सबसे छोटा धन 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 आयन सोडियम है, ब्रोमीन है, कैल्शियम है और आपका एल्यूमिनियम है। चलो भैया, यहां कहीं पर लिखा हुआ है आपका सोडियम का आयन, यहां कहीं पर दिया हुआ है सोडियम का आयन, उसके पड़ोस में दिया हुआ है ब्रोमीन का आयन, उसके पड़ोस में दिया हुआ है C फॉर कैल्शियम और बाजू में है A फॉर एल्यूमिनियम, राइट। चलो अब मुझे एक ऐसे तत्व का नाम बताइए, या फिर आप मुझे इंग्लिश अल्फाबेट का एक ऐसा लेटर बताइए, राइट, जिसके नाम से कोई भी तत्व पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कि ए से एल्यूमिनियम होता है, बी से बोरॉन होता है, सी से कैल्शियम होता है, डी से ड्यूटेरियम होता है, ई से आपका क्या होता है, यूरोपियम होता है। कुछ इसी तरीके से एक ऐसा लेटर है जिसके नाम से कोई भी तत्व पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लिखते हैं यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, राइट। तो यदि हम सोडियम की बात करेंगे, प्रोटॉनों की संख्या होगी 11, ब्रोमीन में प्रोटॉनों की संख्या होगी 35, क्योंकि ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक है ना बाबूजी वो होगा आपका 35। कैल्शियम की बात करेंगे तो 20 और एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो 13। और यदि हम प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे, राइट, तो यहां पर हो जाएगा ये 10, यहां पर यह हो जाएगा 36, यहां पर यह हो जाएगा 18 और यहां पर यह हो जाएगा 10। तो सबसे छोटा धनायन पूछा है, सबसे छोटा धनायन पूछा है, तो सीधी सी बात है, देखो ना अभी तो ये हट ही गया यहां से, क्योंकि ये तो आपका ऋणायन है। बात समझ में आई। चलो तो अब 3 के बीच में खेला होगा, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। भैया सोडियम जो है, सॉरी कैल्शियम जो है आपका, उसके पास ऑलरेडी 20 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन है, तो कैल्शियम सोडियम और एल्यूमिनियम से तो बड़ा ही होगा। बोलो यस सर। अब खेल बचा किसके किसके बीच में, इसको भी अपन हटा देते हैं, इन दोनों को अपन हटा देते हैं। बात समझ में आई। हटा दिया हटा दिया हटा दिया हटा दिया। चलो अब मैं कह रहा हूं सोडियम है और एल्यूमिनियम का आयन है। बोलो यस सर। सोडियम है और एल्यूमिनियम का आयन है। अब इसके पास 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। भाई 13 प्रोटॉन्स मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। सोचो क्या तगड़ा फोर्स लगा रहे होंगे, क्या तगड़ा आकर्षण बल लगा रहे होंगे, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि ये सबसे छोटा होगा। हम इसको करेंगे क्रॉस चेक कि हमारी जो कहानी है वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई, नोट कर लो। चलो तो कैल्शियम बड़ा होगा, सोडियम उससे छोटा होगा और एल्यूमिनियम, राइट, सबसे छोटा होगा। थोड़ी सी इस कहानी को हम और आगे लेकर चलेंगे। और भैया 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 निम्नलिखित में से सबसे अधिक धात्विक क्या होगा। देखो इसको जानते हो, इसको जानते हो कि नहीं जानते हो, जल्दी बताओ। चलो इसको जानते हो, मना मत करना, दिल टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसको जानते हो। बोलो यस सर। भाई ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्त सारणी। अब धात्विक गुण किधर बढ़ता है वो अपन देख लेते हैं। देखो क्या आपको ये दोनों एरोज दिख रहे हैं। बोलो यस सर। क्या आपको ये दोनों एरोज दिख रहे हैं। भैया 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 ध्यान से देखिएगा, ये धात्विक गुणधर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और ये भी आपके धात्विक गुणधर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो इधर भी धात्विक गुणधर्म है, यहां पर भी धात्विक गुणधर्म है, राइट। और ध्यान से देखो तो इधर जाने पर धात्विक गुणधर्म क्या होता है, बढ़ता है, और नीचे जाने पर भी जो धात्विक गुणधर्म है वो कैसा होता है आपका, बढ़ता है। अब अपने पास क्या क्या है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, Sb है यानी कि एंटीमनी है, और बिस्मथ है। हम चलेंगे किसके पास में, आवर्त आपकी सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, बिस्मथ। चलो किधर हो, बाहर निकलो। फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और बिस्मथ। भैया नीचे जाने पर जो धात्विक गुणधर्म है बाबूजी वो कैसा होता है, इंक्रीज होने लगता है। सबसे अच्छी धातु कौन सी होगी आपकी, तो बिस्मथ होगी। फास्फोरस और आपका आर्सेनिक जो है वो किस में आ जाएगा, देखो फास्फोरस तो आपकी अधातु हो जाएगी, बिस्मथ आपकी क्या हो जाएगी, आपकी ये एक धातु हो जाएगी। तो नीचे जाने पर जो धात्विक गुणधर्म है उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, इसीलिए आंसर क्या होगा, Bi यानी कि बिस्मथ। बात समझ में आई, बोलो यस सर। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, है ना। चलो आ जाओ, निपटाते हैं सारे क्वेश्चंस बिल्कुल तगड़े से, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, AR तो मैं कह रहा हूं, राइट, पर AR का मतलब यहां पर है, AR मतलब कितना, आर्गन की यदि हम बात कर रहे हैं, राइट, तो हम 18वें परमाणु क्रमांक पे तो वैसे ही पहुंच चुके हैं। इसके बाद लिखा हुआ है 3d2 एंड 4s2, मतलब ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भैया 18 पे तो अपन पहले ही है, 18 के साथ में यहां से 2 और यहां से 2, दोनों को अपन ने जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया। तो ये 18 में यदि अपन ने 4 जोड़ा है तो ठीक है ना, तो ये 22 हो गया। तो एक ऐसा परमाणु, राइट, जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होगा आपका, 22 होगा, यानी कि 22 होगा। तो किससे संबंधित है भाई, सीधी सी कहानी है, 3D आ रहा है, 3D2 आ रहा है तो ये D ब्लॉक से संबंधित होगा, 3D आ रहा है तो ये किससे संबंधित होगा, D ब्लॉक से, ऐसा लिखा है। पर यदि आप अब्बाउ सिद्धांत के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में इसका आप यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, राइट, तो वो पता है कैसा होगा, ऐसा, ध्यान से देखना भैया, यहां पर AR होगा, बोलो यस सर, उसके पड़ोस में होगा आपका 4s2 और भैया यहां पर होगा 3d2। लास्ट में क्योंकि आपका 3d2 आया है, इसका मतलब ये हुआ, बड़े ध्यान से देखिएगा, कि वो D ब्लॉक का है, खत्म खेल। अपन क्रॉस चेक करेंगे, बात समझ में आ रही है। चलो देखो, बिल्कुल सही, क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, बड़ी शानदार, जानदार और मजेदार है कहानी, राइट। जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतने जल्दी से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली समझने में सुविधा होगी, राइट। चलो अब अगला जो सवाल है वो हमसे क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम का विकर्णतः संबंध किसके साथ में है। एल्यूमिनियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या दर्शाते हैं, मैग्नीशियम, ये सब विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऐसे तत्व होंगे जो विकर्ण स्थिति पर पाए जाएंगे और उनके जो कुछ गुणधर्म हैं वो कैसे होंगे, एक समान होंगे, जैसे कि उनका आकार, जैसे कि उनकी विद्युत ऋणात्मकता। एल्यूमिनियम का किसके साथ होगा, तो चलो इस खेल को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। भैया लिथियम का मैग्नीशियम के साथ है और बेरिलियम का होता है किसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का बेरिलियम के साथ में। चलो एल्यूमिनियम का किसके साथ होगा, तो बेरिलियम के साथ में होगा कौन सा, विकर्णतः संबंध। बात समझ में आई, बोलो यस सर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, पर पहले हम करेंगे इसको क्रॉस चेक, ठीक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाभिक के आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के स्क्रीनिंग प्रभाव के कारण क्या होता है। पहले तो अपन ये समझेंगे भैया स्क्रीनिंग प्रभाव क्या होता है, बात समझ में आ रही है। तो एक चीज याद रखो, स्क्रीनिंग प्रभाव के कारण आकार में बढ़ोतरी होती है। और ऐसा क्यों होता है समझने की अपन कोशिश करते हैं। पता है आपको क्या हो रहा है, एटम के अंदर जो अंदरूनी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना,
वो गद्दारी कर जाते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में। कैसे होता है समझते हैं, आओ थोड़ा गर्दा उड़ाते हैं। सुनो अब इस कहानी को बड़े ध्यान से। लो भाई नाभिक बनाया, बोलो यस सर। क्या बनाया मैंने? नाभिक। ठीक, अब ये लो, अब ये लो, ये पहली कक्षा हुई, बोलो यस सर। ये दूसरी कक्षा हुई, बोलो यस सर। ये तीसरी कक्षा हुई, बोलो यस सर। ये चौथी कक्षा। यार एग्जाम्पल इसमें बन नहीं पाएगा, बन थोड़ा और छोटा करते। रुको 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 रुको। पहली कक्षा हुई, बोलो यस सर। ये दूसरी कक्षा हुई, बोलो यस सर। ये तीसरी कक्षा हुई, बोलो यस सर। ये आपकी चौथी कक्षा हो गई, बोलो यस सर। अब मैंने कहा अंदर की तरफ पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में गद्दारी करते हैं। कैसे करते हैं सुनो बड़े ध्यान से, इंटरेस्टिंग कहानी है। अपन इलेक्ट्रॉन भी बना देते हैं बाबू, ठीक है। चलो ऐसे पूरे नहीं बना रहा हूं, बस आप ये मत कहना कि सर आप उस हिसाब से नहीं बना रहे हो कि 2, 8, 18 वो सब नहीं बनाया, बस मैं रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स को बना दे रहा हूं ऐसे, ठीक है। चलो मैं बस इलेक्ट्रॉन्स बना दे रहा हूं। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है ध्यान से देखना। एकदम बेसिक कॉमन सेंस, एकदम बेसिक, मतलब मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस का भी कॉमन सेंस वो अपने को लगाना है। अपन बस इतना जानते हैं और अपने को इतना ही जानना है, बहुत ऐसा हाइपर नहीं होना है कि भैया नाभिक पॉजिटिव है क्योंकि उसमें प्रोटॉन है। गौर फरमाइएगा, नाभिक पॉजिटिव है क्योंकि उसमें प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है क्योंकि वो नाभिक से दूर है, ठीक है। पर दोनों के बीच में आकर्षण बल है और तगड़ा वाला आकर्षण बल है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। अब क्या होता है देखो, इससे जो आकर्षण बल निकल रहा है वो तो सभी इलेक्ट्रॉनों पे लगना चाहिए। इससे जो आकर्षण बल निकल रहा है ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इससे निकलने वाला आकर्षण बल सभी इलेक्ट्रॉनों पे लगना चाहिए। बोलो यस सर। पर होता क्या है, ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सेकेंड लास्ट ऑर्बिट या थर्ड लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वो ना आकर्षण बल को वो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वो ना आकर्षण बल को बाहर की तरफ जाने से रोकते हैं, खुद उसके रास्ते में आ जाते हैं। अभी वहां पर नाभिक है, वहां पर नाभिक है, यहां पर मैं एक इलेक्ट्रॉन, मेरे पीछे एक और इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? वहां पर नाभिक है, यहां पर मैं एक इलेक्ट्रॉन, वहां पर मेरे पीछे एक और इलेक्ट्रॉन। तो मैं सेकेंड लास्ट ऑर्बिट हुआ, मैं सेकेंड लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हुआ। पीछे वाला जो भाई है, बात समझ में आई, वो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हुआ। बोलो यस सर। अब नाभिक यदि वहां पर है तो वो है पॉजिटिव और मैं हूं नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? मैं मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन। अब नाभिक ने अट्रैक्ट करना चालू किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं पास में चला जाऊंगा नाभिक के। भाई मैं पास में यदि नाभिक के चला गया तो मेरे साथ आकर्षण बल बढ़ गया। इसका मतलब यह हुआ कि नाभिक का असर इधर पे जो भाई खड़ा था, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, राइट, उस पर कैसा हो गया? कम हो गया। जब नाभिक का असर अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, इसका मतलब यह हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन तो दूर चला जाएगा। इसका मतलब मैंने थोड़ा जो है करप्शन कर दिया। बात समझ में? मैंने थोड़ा सा करप्शन कर दिया। वो जो आकर्षण बल अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना चाहिए था, वो मैंने पहुंचने से रोका। इस प्रभाव को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण आपका प्रभाव। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली ऑर्बिट इधर चली जाएगी। बोलो यस सर। भैया ये वाली जो सेकेंड लास्ट ऑर्बिट है ये थोड़ी अंदर चली जाएगी, इतनी नहीं जाएगी, ये तो गुरुजी थोड़े इमोशनल हो गए, राइट। तो ये वाली जो ऑर्बिट है वो इधर चली जाएगी। बोलो यस सर। और भैया बाहर की जो ऑर्बिट है ना, राइट, वो थोड़ी सी दूर चली जाएगी, बुरा मान जाएगी वो। तो इससे क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, जो आकार है वो ये वाला ना होकर, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से सवाल आता ही आता है भैया। सुनो, इससे जो है आकार थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काली वाली लाइन दिख रही है, यहां तक इसका आकार होना चाहिए था, पर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के कारण ये दूर चला गया और आकार जो है वो कैसा हो गया, बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो आकार होता है, आकार
आकार कैसा होता है तो भैया बढ़ जाता है, बोलो यस सर। आकार कैसा होता है तो बढ़ जाता है, दैट्स ऑल, बोलो यस सर। तो आकार जो है वो कैसा हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? बस यही चीज अपने को दिमाग के अंदर बढ़िया से फिट रखनी है। तो आकार के बढ़ने के साथ क्या होगा, हम जानते हैं कि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा जो विभव होगा, राइट, वो कैसा हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। और वही तो सवाल है, पहले आप ये देख लो स्क्रीनिंग इफेक्ट। और अब सवाल क्या है, यही तो सवाल है अपना कि नाभिक के आंतरिक इलेक्ट्रॉनों में स्क्रीनिंग प्रभाव के कारण आयनन विभव में क्या आ जाएगी, तो कमी आ जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, बढ़िया से इसको पढ़ो, मैं साइड हो जाता हूं और आंसर तो फिर बढ़ते हैं आगे। तो परमाणु विन्यास अपने पास है, सिंपल सी ये बात है। आप कह रहे हो भैया 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा, तो ये बताओ क्या होगा, ये सोडियम ही तो होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 11, मतलब कि पहली कक्षा में 2, उसके बाद वाली में 8 और लास्ट वाली जो होगी उसमें आपका 1 होगा। तो ये इनमें से कौन से कथन के लिए एकदम फिट बैठता है। चलो, तत्व की संयोजकता 7 है, गलत बात। संयोजकता जो है वो है इसकी 1, क्योंकि एक ही अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, राइट, और भैया संयोजकता है 1। एनीवेज, तत्व द्विपरमाणविक है, जो तत्व है वो कैसा है आपका, द्विपरमाणविक है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम कक्षा में 2 होने चाहिए, नहीं भैया ये भी गलत है। तत्व जो है अधात्विक स्वभाव का है, बिल्कुल नहीं, बात सोडियम की हो रही है और ये भयंकर वाला धात्विक होता है। बात समझ में आ रही है? चलो अंतिम में तो ये भी गलत हो गया आपका, तत्व भास्मिक ऑक्साइड बनाएगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ एक ऐसे शब्द निकल कर आते हैं, राइट, जो हमें बड़ा परेशान करते हैं। इसका मतलब ये कि अब यहां पर भास्मिक लिखा हुआ है, अब भास्मिक की जगह आप एक काम करो, आप क्षारीय लिख दो। चलो आप क्या लिख दो, क्षारीय लिख दो। हम जानते हैं कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो या तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, राइट, या फिर वो क्या बनाती हैं, वो आपकी उभयधर्मी, या फिर आप ये कह सकते हो कि एम्फोटेरिक, क्या बनाती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। उभयधर्मी तो हम नहीं कहेंगे, राइट। चलो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का निर्माण करती है, मतलब जो क्षारीय भी होता है और कैसा होता है आपका अम्लीय भी होता है। चलिए, तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल बनाता है। हम एक काम करते हैं, Na2O लेते हैं। हम जानते हैं कि Na2O जो है ये क्या है, एक प्रकार का क्षारीय ऑक्साइड, यानी कि आपका एल्केलाइन ऑक्साइड होगा। बात समझ में आ रही है, बेसिक ऑक्साइड होगा। तो ये बिल्कुल सही कहानी है और यही हमारा आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग के अंदर और अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिए, बहुत मजेदार ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। चलो इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। सम इलेक्ट्रॉनिक सदस्यों की त्रिज्या, सम इलेक्ट्रॉनिक सदस्य काम करते हैं, कोई भी 3 सम इलेक्ट्रॉनिक सदस्य बना लेते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या होगी वो एक समान होगी। हम बात कर रहे हैं F नेगेटिव की, हम बात कर रहे हैं नियॉन की, और भैया हम बात कर रहे हैं सोडियम की, फ्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, नियॉन की हम बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं सोडियम की। तो बात समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। हम दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तीनों में बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। यहां पर 9, यहां पर 10, यहां पर 11, इधर पे 10, इधर पे 10, इधर पे 10। सबके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो एक समान है। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। अब यदि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो एक समान है, इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है, इसका मतलब यह हुआ, राइट, कि ये सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। और यदि ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे तो, और यदि ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे तो अब हम ये देखेंगे कि त्रिज्या किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। भाई सीधी बात है, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो इसका आकार ज्यादा होगा। आकार कैसा होगा, तो ज्यादा होगा। इसका आकार कैसा होगा, तो आकार तो भैया कम आकार होगा। ऊपर वाले का आकार ज्यादा होगा और नीचे वाले का जो आकार है वो कैसा होगा, कम होगा। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होते जाएंगे, राइट, आकार उतना कम होता जाएगा। पढ़ते हैं आगे। सम इलेक्ट्रॉनिक सदस्यों की त्रिज्या नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती है, नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ कम होती है, नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ कम होती है।
सभी के लिए समान होती है। गलत बात पहले बढ़ती है, फिर घटती है। गलत बात, गलत बात, गलत बात, और जो सही बात है राइट वो हमारे सामने आ चुकी है कि जैसे जैसे नाभिक की आवेश बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या में परिवर्तन होगा राइट, वैसे 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 आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो तो भी सब में कांस्टेंट है। प्रोटॉन बढ़ने से क्या होगा कि जो त्रिज्या है वो कैसी होने लगेगी, कम होने लगेगी। और यही बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। चलो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है राइट, और आपको बताना है कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो तत्व होगा वो आवर्त सारणी में किस ब्लॉक से संबंधित होगा। तगड़ा सवाल है, बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है। अपने को ये देखना है बस इतना। मैं क्या कह रहा हूं 3D10 एंड 4s1, बस अपने को इतना ही देखना है। बात समझ में आ रही है? क्यों देखना है? क्योंकि भैया इसके पहले की तो कहानी क्लियर है ना। इसके पहले आप यदि 1s2 देखो, यहीं से देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो 18 परमाणु क्रमांक तो वैसे ही कवर कर चुके हैं अपन। अब यहां पर 3D10 है, यहां पर आपका 4s1 है, इधर पे 3D10 है और उसके पड़ोस में कितना लिखा हुआ है 4s1 राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, किस ब्लॉक से ये होगा? हम सब जानते हैं कि बात यहां पर कॉपर की हो रही है। यदि आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो आप पाएंगे कि भैया 1s2, बोले यस सर, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, इसके बाद आपका 3s2, देन आपका 3p6, देन आपका 4s2 और 3d9 होना चाहिए। पर क्योंकि हम जानते हैं कि जो D10 होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू D9, इसलिए हम यहां से इसको हटा देंगे ओके, और यहां पर 1 आ जाएगा और ये यहां पर आपका 10 आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो बात किसकी हो रही है? कॉपर की हो रही है। और कॉपर जो है वो पाया जाता है किस में? एक ऐसे ब्लॉक में जिसके अंदर की अधिकांश जो धातुएं होती हैं, तत्व होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संक्रमण धातुएं बोलते हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? डी ब्लॉक की। हम बात किसकी कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं आपके डी ब्लॉक की। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी, क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही है। और बढ़ेंगे आगे। चलो 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 कैल्शियम का जो आयन है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है किसके साथ में, हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने भैया कैल्शियम लिखा है, कैल्शियम इज 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो 20 होंगे। अब मैं लिख रहा हूं कैल्शियम और इसके ऊपर 2+ लगा दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 होंगे। हमें जो ऑप्शंस यहां पर गिवन है राइट, उनमें से जो ऑप्शंस यहां पर गिवन है उनमें से एक ऐसा ढूंढना है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। बात समझ में आ रही है? सबके देख लेते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 10 होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। क्रिप्टॉन की हम बात ही नहीं करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के 18 होंगे। इधर तक जाना ही क्यों? 36 तक जाना ही क्यों अपने को? बात समझ में आई? तो आंसर जो है वो क्या होगा? इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आंसर होगा आपका आर का। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो इस तरीके से कैल्शियम आयन जो होगा वो सम इलेक्ट्रॉनिक होगा किसके साथ में? आपके किसके साथ में? एआर के साथ में। तो स्टूडेंट्स ये कहानी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे और साथ साथ में हमने रिवीजन भी कर लिया इन सारे क्वेश्चंस के साथ इस पूरे चैप्टर का। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस हैं राइट, मतलब 31 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हैं, बात समझ में आ रही है, जिसको हमने रखा है इसके पार्ट 2 में। जैसे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो मूवीज होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। होती क्यों नहीं होती? जैसे बाहुबली देखी होगी आपने, केजीएफ देखी होगी, तो बस ये एमसीक्यू द क्या था? बिगिनिंग था। अभी एमसीक्यू द कंक्लूजन जो है वो बाकी है। और वो आपको कहां पर मिलेगा? बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। वो आपको मिलेगा आपके फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड मैग्नेट ब्रेन्स। जब आप सर्च करोगे गूगल पर जाकर राइट, तो आपको जो है मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करना है। जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक पेज मिलेगा जहां पर आपको मिलता है अथाह नॉलेज का भंडार। बात समझ में आ रही है? कौन सी चीजें मिलेंगी जल्दी से हम देख लेते हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए हमें क्या मिलेंगी? क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? साथ में हम बात करेंगे एनटीएससी की और किसकी बात करेंगे? ओलंपियाड, सीयूईटी, इंग्लिश स्पोकन, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सबकी जो है क्लासेस अवेलेबल है।
और ये सब कुछ आपको कैसा मिलेगा? 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में आपको हर एक वीडियो जो मिलेगी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ में मिलेगी। साथ में आप जो लिंक यहां डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहां से बुक्स और ई बुक्स जो है उसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। यदि डाउट नहीं है देन बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।